नमस्कार, मनी गुरु के एक और खास एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल चरण। निवेश के लिए कहा जाता है कि नो रिस्क नो गेन, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप जरूरत से ज्यादा रिस्क लेकर अपनी मूल पूंजी को भी गवा दें। ज्यादा रिटर्न के लालच में अक्सर ये देखा जाता है कि लोग शेयर बाजार में निवेश तो कर देते हैं, लेकिन कम जानकारी के चलते नुकसान खा बैठते हैं। इसलिए आज हम आपको बताने वाले हैं कि शेयर बाजार में सीधे निवेश करना बेहतर है या फिर म्यूचुअल फंड में। ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूजा भिंडे। पूजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले और सबसे सीधा सवाल, शेयर बाजार या फिर म्यूचुअल फंड, किसमें ज्यादा फायदा है? जी देखिए पल्लवी, ये तो एक ऐसा सवाल है कि आप किसी एक्सपर्टीज के थ्रू निवेश करना चाहते हैं या आप अगर खुद आपके पास खुद इतना नॉलेज है, एक्सपर्टीज है, तो अगर आप खुद करें तो उसमें भी एक अलग ही मजा है। तो आपने जैसे सीधा सवाल पूछा, इसका भी एक सीधा ही जवाब है। अगर आपके पास जानकारी है, एक्सपर्टीज है, टाइम है और अगर आप इसकी जानकारी रखते हैं, अपडेशन है, आप अपडेशन रखते हैं, तो डेफिनेटली आप सीधी तरीके से डायरेक्ट इक्विटी में निवेश कर सकते हैं, स्टॉक्स में निवेश कर सकते हैं। लेकिन इन चारों में से कोई भी एक चीज अगर नहीं है तो आप उसके बारे में ना सोचें और सीधा सीधा आप म्यूचुअल फंड्स का ही रूट ले लें। बहुत ही सीधा एग्जाम्पल है कि अगर हम इक्विटी जो हम कहते हैं, स्टॉक्स जो हमारे पोर्टफोलियो में होना बहुत जरूरी है। आज की तारीख में अगर हम देखें तो जो नॉर्मली हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो वो सारे ही कहीं ना कहीं 6 से 7% के आसपास आ गए हैं। तो आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी होना बहुत जरूरी है। तो इक्विटी जब बात आती है, हमें सीधा शेयर बाजार का एक डर लगता है कि मार्केट के जो चढ़ाव उतार हैं तो उसकी वजह से कहीं रिस्क आ गया और हमारा पैसा कहीं डूब गया तो लोग कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हैं। लेकिन आपको म्यूचुअल फंड्स के द्वारा निवेश करना है अगर आप डायरेक्ट इक्विटी स्टॉक्स में निवेश नहीं कर पाते हैं तो। पूजा, आपने बहुत सारी चीजें तो बता दी हमारे दर्शकों को, लेकिन अगर एक कोई नया निवेशक है, हमेशा उसे एक राय दी जाती है कि आप प्लानिंग के साथ निवेश करें, प्लानिंग के साथ निवेश करें। तो ऐसे में आप नए निवेशकों को थोड़ा सा समझा दीजिए कि बेसिकली उनको प्लानिंग करनी किस लेवल पे होती है। जी देखिए, जो नए निवेशक हैं मैं उनको कहूंगी कि जब भी आप प्लानिंग करते हैं, जैसे फाइनेंशियल प्लानिंग की बात आती है, तो हमें ये देखना है कि आपके गोल्स क्या हैं, आपके लक्ष्य क्या हैं। तो सबसे पहले आप लक्ष्य नोट डाउन कर लें। वो लक्ष्य कितने टाइम होराइजन के बाद है, कितना समय है उन लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, और आपके करंट इन्वेस्टमेंट्स क्या है, आपकी एज क्या है। सीधा हिसाब है, जो इक्विटी मार्केट्स की हम बात करते हैं, स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स की, उसका सीधा हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। आपके एज के हिसाब से उसमें निवेश करें। अगर आप यंग इन्वेस्टर हैं 30 के, तो आप 70% तक इक्विटी में निवेश कर सकते हैं और 30% आप फिक्स रखें। अगर आप 70 के हैं तो आप 70% डेट में रखें और 30% ही इक्विटी रखें। और जैसे हम म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड्स में डाइवर्सिफिकेशन आ जाता है। तो डाइवर्सिफिकेशन आपकी राशि 500 या 1000 रुपए से भी आप सिप कर सकते हैं। जब हम सिस्टमैटिकली निवेश करने की बात करते हैं तो आप उसमें SIP शुरू कर सकते हैं। प्लस आपके जो गोल्स हैं उसके साथ आप आपके इन्वेस्टमेंट्स को अटैच कर सकते हैं। आपके जो रिटर्न्स है, जब हम रिटर्न्स की बात करते हैं तो रिटर्न्स लॉन्ग टर्म के लिए वो रिटर्न्स आपके स्टेबल होने चाहिए। तो ये काफी सारे फायदे हैं, मैं समझती हूँ। म्यूचुअल फंड्स में अगर आप निवेश करें तो फंड मैनेजर्स की एक्सपर्टीज होती है, उसको फॉलो करते हुए हम बेझिझक उसमें निवेश कर सकते हैं। तो अगर आपके मन में भी कोई सवाल उठ रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि कहाँ निवेश किया जाए, कहाँ से आपको बेहतर फायदा मिलेगा, तो हमारे साथ पूजा जुड़ी हुई हैं और वो आपको सलाह देंगी। आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारे नंबर्स जो हैं आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें फोन कर सकते हैं। और ऐसे में हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गए हैं, पुणे से जुड़े हैं केतन हमारे साथ। केतन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं 26 इयर्स का हूँ मैम जी। एंड एक्चुअली आई एम अ फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर इन म्यूचुअल फंड जी। और मेरा जो गोल है वो है 1 करोड़ रुपीज इन 20 इयर्स फॉर रिटायरमेंट। जी। तो मैंने टोटल SIP प्लान की है 10,000 की
एंड मैंने 4 म्यूचुअल फंड शॉर्टलिस्ट किए हैं। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, आदित्य बिरला इक्विटी फंड, HDFC स्मॉल कैप एंड SBI ब्लू चिप। तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मेरा पोर्टफोलियो सही है या फिर कोई चेंजेस जरूरी है। बिल्कुल, तो पूजा जी इन्हें जो है 1 करोड़ रुपए चाहिए 20 साल में, और जी। इसके अलावा इन्होंने कुछ फंड्स को भी शॉर्टलिस्ट किया हुआ है। अपने पोर्टफोलियो पर ही आपकी राय चाहते हैं। जी, सबसे पहले केतन मैं आपसे ये कहूंगी, जैसे अभी हमने डिस्कशन किया पल्लवी और हमने, कि सबसे पहले आप नए निवेशक हैं तो आपको क्या ध्यान में रखना है। आपने एक गोल सेट किया है, आप 1 करोड़ की राशि चाहते हैं 20 साल बाद, तो वो एक अच्छी बात है, आपने एक गोल आपके दिमाग में बिठा के रखा है। लेकिन थोड़ा इसकी तरफ और आप ध्यान से सोचिए, थोड़ा सिस्टमैटिकली इसको रियलिस्टिक पिक्चर लेके आए कि इस गोल के लिए जो आप पैसा जुटाना चाहते हैं वो गोल में आपने इन्फ्लेशन काउंट किया। हम जो कहते हैं महंगाई, जैसे 1 करोड़ की वैल्यू 20 साल बाद अगर हम देखेंगे तो वो आज के डेट के हिसाब से वो 30 से 40 लाख ही होगी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना नंबर 1 बहुत जरूरी है। नंबर 2, आप बहुत सही एज में एंट्री ले रहे हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको बाकी सारे जितने भी गोल्स आगे जाके आने वाले हैं, जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग भी एक बहुत बड़ा गोल है, सारे गोल्स नोट डाउन करने और उसकी भी प्लानिंग अभी से शुरू करनी है। जैसे अगर हम इस गोल की बात करें स्पेसिफिकली करें, अगर आप 1 करोड़ की राशि चाहते हैं 20 साल बाद, तो उसके लिए अभी से आपको मिनिमम 10,000 की ही SIP शुरू करनी होगी, और वो आप ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। तो ये बहुत बढ़िया बात है कि आपका SIP अमाउंट और आपका गोल अमाउंट मैच कर रहा है। लेकिन इन्फ्लेशन ध्यान करें, अगर आपका इन्फ्लेशन काउंट करेंगे आप और आपको ये अमाउंट बढ़ाना होगा तो आप SIP अमाउंट डबल कर लीजिएगा। जो फंड्स की बात करी है आपने, जो स्कीम्स भेजी हैं आपने हमको, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी जो है वो एक ELSS फंड है, आपको उसमें टैक्स बेनिफिट मिलेगा 80C डिडक्शन के अंदर, तो वो आपको सालाना 24,000 मिलता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो 1.5 लाख का डिडक्शन है उसमें आपको कितना और डिडक्शन लेना है, उस हिसाब से आप उस अमाउंट को बढ़ा सकते हैं फ्यूचर में। फंड अच्छा है, कंटिन्यू करें। बाकी की जो 3 स्कीम्स हैं वो भी डाइवर्सिफाइड है। एक लार्ज कैप ले रखा है आपने SBI ब्लू चिप, कंटिन्यू करें। HDFC स्मॉल कैप भी बढ़िया है, स्मॉल कैप कैटेगरी में लॉन्ग टर्म तक उसमें बने रहना। और एक मल्टी कैप भी ले रखा है आपने आदित्य बिरला इक्विटी। तो मैं कहूंगी आपने चारों ही स्कीम्स आपने अच्छा चुनाव किया है स्कीम्स का, आप उसमें बने रहें, लेकिन आप टाइमली उसको रिव्यू करें और इन्फ्लेशन को मत भूलिएगा, और बाकी गोल्स की प्लानिंग भी अभी से शुरू कर लीजिए। हम भी अपने शो में बार बार आपसे ये कहते हैं कि इन्फ्लेशन को जरूर कंसीडर करिए जब भी आप अपने लक्ष्यों को तय करते हैं। तो आपके मन में भी कोई सवाल उठ रहा है, आप हमें तुरंत कॉल कीजिए। और हमारे साथ एक लाइव कॉलर भी जुड़ गए हैं, गंगानगर से जुड़े हैं हमारे साथ शिव कुमार जी। शिव कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर, अपना सवाल पूछिए। शिव नमस्ते कुमार मैम। जी, नमस्कार। नमस्कार मैम, मैं श्री गंगानगर से बोल रहा हूँ। मेरा एक आई एम 40 ओल्ड गवर्नमेंट सर्वेंट जी जी मैम। मैंने 2 म्यूचुअल फंड ले रखे हैं, एक HDFC टॉप 200 फंड रेगुलर प्लान ग्रोथ, और एक है रिलायंस का रिलायंस अपॉर्चुनिटी फंड ग्रोथ प्लान ग्रोथ ऑप्शन। इसमें 3-3 हजार रुपए निवेश कर रहा हूँ मैम। मैं फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हूँ जी। आई वुड लाइक टू अर्न 15% 15 to 20% रेशियो। तो मुझे सजेस्ट कीजिए मैम, जबकि इनमें 7 या 8% का मार्जिन मेरे को प्राप्त हो रहा है एट प्रेजेंट। 4 साल हो गए मुझे निवेश करते हुए। तो पूजा जी, इनको 4 साल हो गए हैं निवेश करते हुए, और 3-3 हजार रुपए जो है निवेश कर रहे हैं, लेकिन जो रिटर्न मिल रहा है इन फंड्स में, इनसे वो बहुत ज्यादा खुश नहीं दिख रहे हैं। तो पूछ रहे हैं कि क्या इनमें निवेश जो है वो जारी रखा जाए। जी देखिए शिव कुमार जी, आपने तो दोनों स्कीम्स ले रखी हैं। HDFC टॉप 200 जो भी HDFC टॉप 100 है, लार्ज कैप फंड है। रिलायंस का जो इक्विटी अपॉर्चुनिटीज है वो एक अभी रिलायंस मल्टी कैप हो गया है। डिवर्सिफिकेशन के हिसाब से देखा जाए तो आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है। समझती हूँ कि थोड़े रिटर्न्स कम है, अंडर परफॉर्मिंग है, काफी सारा स्कीम कैटेगराइजेशन हुआ है, इस वजह से काफी चेंजेस आए हैं, इस वजह से कहीं ना कहीं रिटर्न्स थोड़े कम हैं। मैं कहूंगी क्योंकि आपने SIP रूट लिया, आप दोनों में 3-3 हजार की SIP कर रहे हैं, तो SIP जब हम कभी भी करते हैं और उस टाइम पे अगर आपके रिटर्न ज्यादा नहीं आ रहे हैं तो आपको ज्यादा डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि उस टाइम पे आपको यूनिट्स ज्यादा मिलते हैं।
तो वो भी मैं कहूंगी फ्यूचर के लिए एक अच्छी चीज है कि अगर हमें एसआईपी में रिटर्न्स करंटली नहीं दिख रहे हैं, 7 से 8% ही दिख रहे हैं, लेकिन सामने आपके यूनिट्स बढ़ रहे हैं, तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है, ये स्कीम्स में जो आपने निवेश किया है वो आपको कितने समय तक आपको इसमें निवेश करना है, आपका गोल क्या है, आपका लक्ष्य क्या है। आप क्योंकि 40 के हैं, अगर आप आपके रिटायरमेंट के लिए प्लान करें, आपके पास 20 साल का समय है, तो डेफिनेटली आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि 20 साल के अंदर एक लंबा टाइम होराइजन है। तो ये स्कीम्स वापस परफॉर्मेंस उनका बेटर हो जाएगा, वापस वो रिवाइव करेंगी। तो यूनिट्स जो अभी मिल रहे हैं वो जुटा लें आप, तो उसमें आपको बिल्कुल भी परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। रिव्यू करते रहें। 5 साल तक भी अगर ये फंड अंडर परफॉर्मिंग ही जा रहा है, तब जाके आप उसको कहीं ना कहीं स्विच के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपको 2-3 साल ही हुए हैं, मैं नहीं रेकमेंड करूंगी आपको इसमें फिलहाल कोई चेंज लाने की। अब पूजा जी, अक्सर हमने देखा है, जैसा कि अभी हम बात भी कर रहे थे, कि लोग जो है इन्फ्लेशन को कंसिडर नहीं करते, लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो लक्ष्य ही तय नहीं करते हैं, बस निवेश करते जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगी कि क्या पहले लक्ष्य ही तय करना बेहतर है, या बस निवेश करते जाएं और जितना पैसा इकट्ठा होगा बाद में उससे अपने लक्ष्यों को देखें? जी, मैं कहूंगी पहले भी इसमें एक सीधा एक उदाहरण देना चाहूंगी। जैसे हम कभी भी कोई भी लाइफ इवेंट जैसे प्लान करते हैं, जैसे हम ट्रैवल की बात करते हैं, कभी हमें कोई डेस्टिनेशन प्लान करना होता है कि हमें कहीं अब्रॉड जाना है, तो हम उसके पीछे इतनी प्लानिंग करते हैं कि कौन सा डेस्टिनेशन जाना है, क्या बजट है, कौन सी जगह वहां देखनी है, कौन से टूर के थ्रू जाना है। एक ट्रैवल के लिए जब हम इतना डिस्कशन करते हैं, तो यही चीज हमारे पर्सनल लाइफ में भी इतनी मैटर करनी चाहिए कि अपने जो खुद के फाइनेंशियल गोल्स हैं उसके लिए भी हमें इतनी ही प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा अगर हम इसके बारे में अभी से, जब भी यंग है इन्वेस्टर्स या कोई भी एज में, मैं तो कहूंगी रिटायरमेंट एक ऐसा चीज है जो उनको अभी से प्लान करना बहुत जरूरी है। हमें अपने पिछले जनरेशन से सीखना बहुत जरूरी है कि उन्होंने कहां कहां गलतियां की हैं, उन गलतियों से हमें सीखना है। आप डेफिनेटली सबसे पहले गोल्स आपके सेट करें, इन्फ्लेशन काउंट करें, फिर निवेश करें। बस ऐसे ही निवेश ना करें आप। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि सबसे पहले आप अपने लक्ष्य तय करें, क्योंकि अगर आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए, एक मूवी देखने के लिए प्लानिंग करते हैं, तो यहाँ बात तो आपके निवेश की और आपके पैसे की है। हमारे साथ एक और कॉलर भी जुड़ गए हैं, हमारे साथ अब जुड़े हैं जितेश कुमार जी। जितेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। नमस्कार मैडम। नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। मैडम, मैं 2017 जनवरी 2017 से एसआईपी कर रहा हूँ जी। 3 म्यूचुअल फंड में। इसमें 4000 लार्ज कैप मेरा एसेट इंडिया इक्विटी फंड ग्रोथ जी, 4000 आदित्य बिरला सनलाइफ प्योर वैल्यू फंड ग्रोथ और 2000 एलटी इमर्जिंग बिजनेस फंड ग्रोथ। और मेरे अपना गिल्ड फंड भी है मेरे पास, गिल्ड सपोर्टिंग फंड, उसमें मैंने 1,20,000 रुपए लमसम डाला हुआ है जी। तो मेरे को अपना एक पोर्टफोलियो पता करना था कि ये सही है या इसमें कुछ चेंजेस रिक्वायर्ड है। और मेरा पहला जो गोल है 15 साल में 50 लाख और 22 से 23 साल में 1 करोड़ रुपए और मैं रिटायरमेंट। जी तो बिल्कुल। मेरा एक क्वेश्चन और है। जी जी, पूछिए। जैसे मेरा ईयरली इंश्योरेंस का खर्चा करीब 30,000 रुपए आता है, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस। मैंने हेल्थ इंश्योरेंस भी लिया हुआ है अपना, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है मेरे पास, टर्म इंश्योरेंस भी लिया है मैंने 50 लाख का, इमरजेंसी फंड भी है मेरे पास 75,000 रुपए का। तो मेरा एक क्वेश्चन है खाली कि जो मेरा 30,000 रुपए ईयरली आता है अपना इंश्योरेंस का, तो मेरे पास 3 लाख रुपए लमसम आएगा अभी कुछ टाइम बाद। तो कोई ऐसा फंड है जिससे मेरे को हर साल 30,000 रुपए इंटरेस्ट के रूप में मिलते रहे और वो इंटरेस्ट में वहाँ पे उनका इंश्योरेंस पे करता हूँ? जी बिल्कुल। 2 क्वेश्चन है मेरे। जी, तो पूजा जी, उन्होंने अच्छे से प्लानिंग भी करके रखी हुई है, हेल्थ इंश्योरेंस भी है, टर्म इंश्योरेंस भी, और अपने लक्ष्य बिल्कुल जो है जी, उन्होंने जी, साफ जी। रखे हुए हैं। तो क्या सलाह देंगे आप इन्हें? जी जी, जितेश जी, आपने बहुत अच्छी तरीके से हमारा काम आसान कर दिया है। आपने फाइनेंशियल प्लानिंग भी कर ली है, गोल सेट कर लिए हैं, आपने इमरजेंसी फंड्स की भी बात करी, आपने इंश्योरेंस भी ले रखा है। तो मैं समझती हूँ जो हम इतनी अवेयरनेस की बात करते हैं, आपको बहुत अच्छी तरीके से अवेयरनेस पहुंची है और आपने उसके ऊपर अमल भी किया है। आपके क्वेश्चन के ऊपर आए तो सबसे पहले जो 2 गोल्स आपने तय किए हैं, आप कुछ 15 या 17 साल के अंदर आप 50 लाख जुटाना चाहते हैं, उसके लिए मिनिमम 8 से 10,000 की एसआईपी लगेगी आपको सेपरेटली। जो दूसरा गोल है 1 करोड़ की राशि चाहते हैं आप, अगेन 20-22 साल के बाद,
उसके लिए भी आपको मिनिमम 8,000 की एसआईपी लगेगी। तो मिनिमम आपको 16 से 18,000 की एसआईपी लगेगी दोनों गोल्स के लिए। अभी से मैं समझती हूँ आपने कुछ 10,000 की एसआईपी शुरू कर रखी है, और तीनों फंड्स जो आपने शुरू किए हैं जितेश जी, तीनों ही डाइवर्सिफाइड हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तीनों कैटेगरीज में अच्छे फंड्स हैं, अच्छे परफॉर्मिंग फंड्स हैं, उसमें कंटिन्यू करें आप। और जो एसआईपी अमाउंट बढ़ाना चाहते हैं, मैं समझती हूँ आप एक मल्टी कैप ले सकते हैं एक और, अगर आप एक और फंड में निवेश करना चाहते हैं तो एसबीआई मैग्नम मल्टी कैप आप ले सकते हैं। इस किटी में एसआईपी अमाउंट बढ़ाते जाइए जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है। जो रिलायंस का एक गिल्ड सिक्योरिटीज फंड है वो एक लॉन्ग टर्म डेट फंड है। अगर आप यंग इन्वेस्टर हैं, आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं, तो मैं समझती हूँ आप एक बैलेंस फंड में निवेश कर सकते हैं। गिल्ड फंड वगैरह के लिए आपको बहुत लंबे समय तक उसमें रुकना पड़ेगा, और अभी करंट में उसके आपके रिटर्न्स भी आपको कम दिखेंगे उसमें। तो अगर आप कंजर्वेटिव हैं तो एक डेट फंड भी रखना जरूरी है। तो आप उसको डिसाइड करें कि रिस्क लेना चाहते हैं या कंजर्वेटिव रहना चाहते हैं उसमें। जो दूसरी बात की आपने की है प्लानिंग की, बहुत अच्छी प्लानिंग है ये कि आपके प्रीमियम को पे करने के लिए आप ऐसे 3 लाख रुपए कहीं निवेश करना चाहते हैं जो आपको हर साल जो इंटरेस्ट आए उससे आप आपका इंश्योरेंस पे करें। तो आपने 3 लाख रुपए आप निवेश की बात कर रहे हैं, मैं समझती हूँ 3 लाख के ऊपर 30,000 10% इंटरेस्ट तो आपको फिलहाल कुछ कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप निवेश 1 लाख से बढ़ा दें, 4 लाख रुपए की राशि अगर आप एक बैलेंस फंड में निवेश करें तो आप उसमें एक सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान का एक सिस्टम SWP ऑप्शन दे सकते हैं एनुअल इंटरेस्ट का 8% के हिसाब से। तो आप उसमें 32,000 रुपए जो विड्रॉ करेंगे उस 32,000 से आप इंश्योरेंस आपका प्रीमियम पे कर सकते हैं। और जो आपने निवेश किया है उसको आप लंबे समय के लिए रखिएगा ताकि आपको वो भी आगे जाके एक अच्छा खासा उसमें रिटर्न बनेगा। ये एक अच्छी बात है पल्लवी के इंश्योरेंस प्रीमियम की जो प्लानिंग होती है वो अगर आपके पास एक लमसम अमाउंट है तो आप उसको निवेश करें और उसमें से एनुअल इंटरेस्ट आप निकाल के उसकी पेमेंट कर लें, या तो हर महीने अगर आप थोड़ा बहुत जैसे इमरजेंसी फंड्स की बात की आप लिक्विड फंड में डालें और लिक्विड फंड से हर साल में से उसमें से आप निकाल के उसका आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे करें। ये अच्छी प्लानिंग है, इसको कंटिन्यू करें। तो जितेश जी, अगर आपको अच्छे रिटर्न चाहिए तो पूजा ने आपको एक अच्छा सा मंत्र दिया कि लंबे समय तक आप निवेश करते रहे, जितने लंबे समय तक आप निवेश करेंगे उतना अच्छा ही और बेहतरीन जो है आपको रिटर्न भी मिलेगा। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, यशवर्धन जुड़े हैं ओमान से। यशवर्धन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। हाँ मैम, मैंने आपको ऑलरेडी 4 अपने फंड बताए हैं, 3 फंड बताए हैं जिनमें मैं SIP कर रहा हूँ, और एक मेरा एक लॉन्ग टर्म एक्सिस बैंक का इक्विटी फंड है, वो मैंने उसमें लमसम फिक्स डाल रखा है जी। और 10 साल में मेरा जस्ट 50 लाख का है म्यूचुअल फंड से जो अर्न करना चाहता हूँ। मेरा गोल यही है, कोई फिक्स गोल नहीं है कि मेरे किसी चीज के लिए, लेकिन मैंने जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू किया है तो एक टारगेट सेट किया है कि एटलीस्ट लेट्स गो फॉर एटलीस्ट 50 लाख समथिंग एंड ट्राई थ्रू SIP हाउ आई कैन अचीव दैट इन नेक्स्ट 10 ईयर। तो मैंने ये 3 फंड और एक फिक्स एक्सिस बैंक का मैंने जो लिया है, आप वो उसी देखिए। और मैं सिर्फ उसमें यही चाहता हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि इसमें से मैं और इसमें SIP इंक्लूड करूँ या कोई एक फंड एक आध और इंक्लूड कर दूँ। जी बिल्कुल, तो आपको पूजा सलाह देंगी। पूजा, 10 साल में इनका 50 लाख का लक्ष्य है और अपना पोर्टफोलियो इन्होंने भेजा हुआ है, क्या कहेंगी आप? जी देखिए यशवर्धन, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। आप ओमान से हमसे जुड़े हैं, वहाँ से आप इतना हमें देख पा रहे हैं, हमारे एडवाइस ले रहे हैं और आप अवेयरनेस वहाँ तक भी पहुँच रही है, एक अच्छी बात है पल्लवी हमारे लिए। यशवर्धन, जो आपके गोल आपने बताया फिक्स गोल नहीं है, लेकिन फिर भी आफ्टर 10 ईयर्स आप एक 50 लाख का अमाउंट जुटाना चाहते हैं, तो उसके लिए अगर मैं आपका लमसम अमाउंट भी कंसिडर करूं, जो आप 5 लाख रुपीस आपने निवेश किया है प्लस आपकी 9,000 की SIP करंटली चल रही है, तो आपको उसमें 9,000 के SIP को बढ़ा के 13,000 करना है, 13,000 तक बढ़ानी है। मतलब एक अराउंड 5,000 की SIP आपको बढ़ानी होगी। अगर आप SIP अमाउंट नहीं बढ़ाना चाहते हैं तो आपको गोल को आपको 2 साल तक एक्सटेंड करना पड़ेगा, पोस्टपोन करना पड़ेगा। दोनों में से कुछ भी आप कर सकते हैं। अगर आप SIP अमाउंट बढ़ा सकते हैं तो 13,000 की SIP करें, और SIP अमाउंट नहीं बढ़ा सकते हैं तो आपके गोल को आप 2 साल तक और पोस्टपोन कर लें। फंड्स की बात करें,
एक्सिस में आपने लमसम डाला हुआ है उसको कंटिन्यू करें। ELSS फंड था, आपको टैक्स सेविंग तभी मिला होगा 2016 में, लेकिन अभी क्योंकि आप एक NRI भी है, आई एम श्योर आपको टैक्स सेविंग के लिए हर साल जरूरत भी नहीं है, तो उस फंड को आप रखे रहें। वैसे भी 3 साल का उसमें लॉक इन है, तो उसको आप कंटिन्यू करें। और जो दूसरे 3 स्कीम्स हैं, कोटक सिलेक्ट फोकस जो अभी एक कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड हो गया है, उसको कंटिन्यू करें। SBI भी एक मल्टी कैप फंड है, वो भी एक अच्छा अग्रेसिव मल्टी कैप फंड है, उसमें कंटिन्यू करें। HDFC बैलेंस फंड जो है, क्योंकि वो 65-35 का रेशियो है उसमें इक्विटी डेट का, तो मैं समझती हूँ SIP जब है और 10 साल का समय है हमारे पास, तो बैलेंस फंड से आप उसको स्विच कर लें और एक यहाँ मिड कैप फंड ले सकते हैं आप, एक HDFC का ही आप मिड कैप फंड ले सकते हैं। या तो अगर एक और मल्टी कैप शामिल करना है तो मल्टी कैप आप शामिल कर सकते हैं आदित्य बिरला सन लाइफ इक्विटी फंड। और आप जिस तरीके से आपने मेंशन किया कि आप गोल आपका एक ही है, मैं आपको एक और सलाह दूंगी कि आपके आगे आने वाले और जितने भी गोल्स हैं उसकी प्लानिंग भी आप अभी से शुरू कर ले, क्योंकि आप अभी देख रहे हैं SIP अमाउंट में गैप आ जाता है अगर हमारे पास सिर्फ 10 साल का समय होता है। तो आप इस चीज को ध्यान में रखें और फंड्स में कंटिन्यू करें, रिव्यू करते रहिए टाइमली। तो अपने पोर्टफोलियो को समय समय पर रिव्यू जरूर करते रहें और उम्मीद करते हैं कि पूजा जी की सलाह के साथ आप अपने लक्ष्यों को आसानी से हासिल कर लेंगे। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं हनुमानगढ़ से रमेश जी। रमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। हेलो जी रमेश जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ मैडम, मैंने आपको मेल डाला था एक जी। तो मेरे पोर्टफोलियो में जो फंड्स शो हो रहे हैं आपको, उनमें कुछ के रिटर्न अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो मैंने सोचा एक बार आपसे राय ले लेता हूँ, ये कंटिन्यू करनी चाहिए, कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट है। जी बिल्कुल। हाँ मैडम। तो पूजा, इनके पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे भी फंड शामिल हैं जिनके जो रिटर्न्स है अच्छे नहीं आ रहे हैं, और हमने अक्सर देखा है कि अगर 2-4 महीने भी रिटर्न अच्छे नहीं आते तो लोग थोड़ा घबरा भी जाते हैं। तो आप लोगों को भी क्या सलाह देंगे और साथ साथ में रमेश जी को सबसे पहले क्या सलाह देंगी? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल रमेश जी का जो मतलब ये कह रहे हैं पोर्टफोलियो में, तो मैं समझती हूँ इन्होंने कुछ बहुत ज़्यादा स्कीम्स ले रखी हैं। हाँ, इन्होंने कोटक सिलेक्ट फोकस ले रखा है, कंटिन्यू कर सकते हैं। एक मल्टी कैप फंड है। आदित्य बिरला सन लाइफ का एडवांटेज अपॉर्चुनिटी जो अभी एक इक्विटी एडवांटेज फंड है, वो भी एक मल्टी कैप फंड है। HDFC मिड कैप कंटिन्यू कर सकते हैं, मिड कैप कैटेगरी में आप एक फंड ले सकते हैं। रिलायंस स्मॉल कैप कंटिन्यू कर सकते हैं। रिलायंस टैक्स सेवर क्योंकि ELSS है उसमें भी कंटिन्यू करें। फ्रैंकलिन लो ड्यूरेशन डेट फंड है, लमसम डाला हुआ आपने कंटिजेंसी के तौर पे उसको यूज करें। जो आपका क्वेश्चन है, क्योंकि आपने 2-3 फंड्स में देखा होगा अंडर परफॉर्मेंस है, जैसे रिलायंस टैक्स सेवर है, आदित्य बिरला का भी आपने मेंशन किया है, तो ये जो एक चीज है कि हमें ये फंड में कितने समय तक रहना है, जैसे मैंने अभी शो के शुरुआत में भी मेंशन किया कि जहां तक आप SIP कर रहे हैं और आपको सिर्फ कुछ साल हुए हैं, जैसे 2-3 साल ही हुए हैं, तो आप उसमें ज्यादा चेंजेस मत करिए, क्योंकि आपको यूनिट्स मिल रहे हैं और आप यंग इन्वेस्टर हैं या आपको लॉन्ग टर्म तक उसको कंटिन्यू करना है। 10-15 साल तक आपको पैसा नहीं चाहिए, आपका गोल नहीं नजदीक आ रहा है, तो आप डेफिनेटली बने रहें। अगर आप देख रहे हैं 5-7 साल का समय हो गया है, फंड नेगेटिव ही रिटर्न दे रहा है, तो आप वहां जाके आप कहीं पे कुछ चेंजेस कर सकते हैं। मैं समझती हूँ जो फंड्स की बात कर रहे हैं आप, उसमें अभी थोड़े समय के लिए अंडर परफॉर्मेंस चल रहा है कैटेगरी में, बाकी फंड ज्यादा बेटर परफॉर्मिंग है, लेकिन शुरुआत से फंड ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। आप कंटिन्यू रखें, रिव्यू करते रहें। 1-2 साल बाद अगर आपको ऐसा लगता है अभी भी नेगेटिव है, तब जाके चेंज करिएगा। तो बिल्कुल आप रिव्यू जरूर करते रहिएगा। और अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमित अग्रवाल मुंबई से। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैडम। मैडम, मेरे 2 क्वेश्चंस हैं जी। एक्चुअली एक है कि मुझे एक लमसम 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट करना है, जो कि मुझे 10 to 15 मंथ्स बाद जरूरत पड़ेगी जी। तो किस डेट फंड या लिक्विड फंड में मुझे डालना चाहिए? और दूसरा है कि मेरे पास 2 फंड्स हैं, HDFC टॉप 200 एंड HDFC इक्विटी, जो कि मैं पिछले 7 ईयर से SIP कर रहा हूँ। तो आर दीज फंड्स गुड, और मुझे कुछ चेंज करना चाहिए? जी बिल्कुल। तो पूजा, क्या सलाह देंगी आप इन्हें?
जी, सबसे पहले तो अमित, जो 1 साल के लिए आप लिक्विड फंड में डालना चाहते हैं, मैं कहूंगी आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में निवेश कर सकते हैं। 6 से 9 महीने तक अगर आपका होराइजन है तो कोटक लो ड्यूरेशन फंड है, L&T अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड है, या SBI बैंकिंग एंड PSU डेट फंड है। इनमें से किसी में भी आप शुरुआत कर सकते हैं। जो 2 फंड्स की आपने बात करी है, HDFC टॉप 200 जो अभी टॉप 100 है, लार्ज कैप है, और जो दूसरा है HDFC इक्विटी, वो भी एक लार्ज कैप फंड है। मैं समझती हूँ दोनों आपने, क्योंकि आपने कहा बहुत टाइम हो गया है आपको इसमें, रिटर्न वाइज आपको अंडर परफॉर्मिंग, रिटर्न वाइज आपको कम रिटर्न्स नहीं आए होंगे, उसमें बेटर रिटर्न्स ही आए होंगे जी। एक चीज आप कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही सेम AMC की है, तो आप उसको HDFC टॉप 100 को आप चेंज करके एक मल्टी कैप फंड में ले सकते हैं। मोतीलाल मल्टी कैप 35 आप ले सकते हैं। बिल्कुल अमित, तो उम्मीद करते हैं कि आप अपने लक्ष्यों को आसानी से हासिल कर लेंगे। और पूजा, आखिर में जाते जाते हमारे दर्शकों को अपने 5 ऐसे पसंदीदा फंड्स बता दीजिए जिनकी मदद से वो माला माल हो जाए। देखिए, ऐसा है कि फंड्स काफी कैटेगरीज में, तो कभी कोई टॉप परफॉर्मिंग होता है, कोई अंडर परफॉर्मिंग होता है। सबसे एक ही चीज है, आपको डिवर्सिफाइड होना है, डिवर्सिफिकेशन आपको ध्यान में रखना है, और बेंचमार्क से वो फंड अच्छा परफॉर्मेंस देना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। बाकी मेरे हिसाब से फिलहाल अगर आप चुनाव करना चाहते हैं और नए शुरुआत करना चाहते हैं, लार्ज कैप में मिरे एसेट इंडिया इक्विटी फंड है, मिड कैप में आदित्य बिरला सन लाइफ प्योर वैल्यू फंड है, स्मॉल कैप में SBI स्मॉल कैप फंड है, मल्टी कैप में एक्सिस मल्टी कैप फंड है, और एक ELSS फंड हमेशा मैं मेंशन करती हूँ, L&T टैक्स एडवांटेज, आप शुरुआत कर सकते हैं उसमें, क्योंकि ELSS की प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। आप कभी भी कोई भी साल के बीच के कोई महीने में क्यों ना हो, लेकिन ELSS की प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। तो पूजा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो उम्मीद यही करते हैं कि आप भी इन फंड्स की मदद से जो है मालामाल हो जाएं। तो कहीं भी निवेश करें, लेकिन इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि तमाम जानकारी जो है पहले उस फंड के बारे में जरूर जुटा लें। तो आज के इस खास शो में इतना ही।